नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। सबसे बड़ी खबर जो कि कल सुबह से पूरे देश में जिसको लेकर चर्चा हो रही है वो है गौतम अदानी का अभियोग। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और साथ में जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट भारत में सेबी जैसा है, उन्होंने गौतम अदानी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। और उस आरोप पत्र में यह कहा गया है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी और जालसाजी का मामला सामने आया है, जहां पर अलग अलग राज्यों के अधिकारियों को भारत में उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की है। अब यह मामला कोई बहुत मामूली नहीं है, क्योंकि अगर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का यह मामला है और यह अगर उनका आरोप पत्र है, तो किसी भी सूरत में अब अदानी ऐसा लगता है कि बच नहीं सकते। लेकिन ऐसे में अदानी का भविष्य क्या है? मोदी जी अदानी को कब तक बचाते रहेंगे? क्योंकि कल आपने देखा था कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ये कहते हुए नजर आए थे कि भाई अदानी के ऊपर अटैक मतलब इंडिया की शेयर मार्केट पर अटैक करना जैसा है। तो क्या मोदी जी इसी तरह से अदानी को बचाते रहेंगे? क्या पूरी बीजेपी इसी तरह से अदानी को बचाएगी? क्या निर्मला सीतारमन इसी तरह से बिल्कुल दरवाजा बंद करके बैठी रहेंगी, मुंह से एक शब्द उनके नहीं निकलेगा? मैंने सोचा कि आज इस मामले में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और बीजेपी की नीतियों के काफी बड़े आलोचक हैं, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर, पहला सवाल यही है कि ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है भारत के लिए, जिस तरीके की खबर आई है कि मोदी और अदानी, और खासकर अदानी की बात पहले करेंगे, मोदी की बात बाद में करते हैं, कि अदानी के लिहाज से अगर आप देखें तो आज कितनी शर्मनाक बात है जो हुआ है आज भारत के लिए। जी नहीं, शर्मनाक बात इसलिए हुआ है कि अडानी ने लोगों को अमेरिका में बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश की। उनका पैसा लिया और फिर उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो मेरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कौन सी चार्जेस हैं वो मुझे अमेरिका के एक दोस्त ने भेजा है। उसके अनुसार उनकी एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन करेंसी एक्ट है, उसमें उन्होंने पैसा जो लिया है वो किसी और देश में भेजा या किसी और देश से लाया, परंतु वो जो औपचारिक रूप है उसमें उन्होंने नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी घोटाला है, क्योंकि सिर्फ स्मगलर्स ऐसे लोग करते हैं, तो इन्होंने किया। और जब ये प्रधानमंत्री के दूत के बराबर ही माना जाता है तो वो ऐसे करें तो नेचुरली इसको बड़ी सीरियसली लेंगे। दूसरा है कि सिक्योरिटीज, झूठे सिक्योरिटीज उन्होंने बांटे, उसमें सिक्योरिटीज फ्रॉड भी एक चार्ज है जो कोर्ट में पेश किया गया। फिर उन्होंने वायर माने टेलीग्राम ऐसी चीज़ों से जो भेजा है उसमें भी उन्होंने बहुत फ्रॉड किए, उसमें भी उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और जो न्यायालय है, जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसको रोकने के लिए बड़ी प्रयास की इन्होंने। इधर फ़ोन किया, उधर फ़ोन किया, और वो अमेरिका में जब एक बार रिकॉर्ड में आ जाएगी तो बहुत बड़ी माना जाता है, और इसमें कार्रवाई भी बहुत सख्त होते हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने रिश्वत ली है, रिश्वत दी है 2020 से 2024 तक, 4 साल उन्होंने दी, उसकी रिकॉर्ड है। दूसरा है 2050 मिलियन प्रोजेक्ट्स प्राप्त करने के लिए इन्होंने रिश्वत दी, और उसके भी रिकॉर्ड है। और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो उसकी है अडानी की, उसके लिए उन्होंने की है। तो इसीलिए एक ये बहुत गंभीर आयाम है। दूसरे बहुत गंभीर आयाम है कि गौतम अडानी ने इंडियन ऑफिशियल से, जो इंडिया के सरकार में नौकरी कर रहे हैं,
उनको संपर्क करके उनसे करवाया, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस टेलीफोन से भिजवाया और अपने काम करने की कोशिश की, ये धमका कर कि प्रधानमंत्री मेरे पीछे खड़े हैं। तो ये एक विषय जो आएगा लिखित में है अमेरिका के कोर्ट में, ये भी बाहर आएगी। और उसके एक भाई के बेटा या कौन है, या सागर अदानी जो है, सागर अदानी उनका बेटा है, हाँ, उनका नेव्यू है, नेव्यू, हाँ वही तो, भाई का या बहन का है। तो सागर अदानी ने टेलीफोन से ही उन्होंने लोगों को फोन किया, तो मैं इतना भेजा, मिल गया आपको। यानी पागल है ये, अमेरिका में ये सोचते थे कि उनको कोई पकड़ेगा नहीं। तो ये सारे टेलीफोन रिकॉर्ड्स भी कोर्ट में दिया गया। तो कुल मिला करके कौन कौन लोग हैं सारे, गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन, रंजीत गुप्ता, रुपेश अग्रवाल, सिरिल कबानीज और सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, ये सारे लोगों में मैंने सुना अधिकांश ने कन्फेस कर दिया है। और इसीलिए उस कन्फेशन के आधार पर अडानी को अंदर जेल भेजना स्वाभाविक है। परंतु मैं ये भी सुन रहा हूँ कि अभी प्रधानमंत्री के नाम को भी ला रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए जब तक वो प्रधानमंत्री पद में रहेंगे उनको जो पहले से हमारी समझौता है उसके अनुसार उनको जेल भेज नहीं सकते। परंतु जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो तुरंत अमेरिका उनके लिए वारंट जारी करेगी। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि इस चीज को लेकर भी चर्चा हो रही है कि अदानी तो जेल जाएंगे ही, लेकिन साथ में तैयारी ये भी होगी कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो फिर उनको अमेरिका जेल भेजेगा। That's right। और ऐसा हुआ है, जब फिलीपींस में ऐसा हुआ, कई देशों में ऐसे ही हुआ है, इजिप्ट में हुआ है। तो अमेरिका ने वो इंतजार किया कि जब वो पद से निकलते हैं तो उस समय पकड़ेंगे, वो भूलते नहीं है और ना कोई बीच में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन सर ये जाहिर सी बात है कि इसमें सबने कन्फेस किया है, कुछ ना कुछ तार सबके जुड़े हुए हैं, और अगर ये कन्फेशन हो चुका है, सबने बता दिया है कि भाई ये गौतम अदानी किस तरीके का बिजनेस करते हैं, तो गौतम अदानी का भविष्य क्या है, आज वो कितना, और जिस तरह से बीजेपी उनको बचाने में लगी हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी तो नहीं बचा रही है। बीजेपी माने फिर कार्यकारी समिति को बुलाना चाहिए और फिर बहस होनी चाहिए और फिर एक प्रस्ताव पास होनी चाहिए, उसको हम बीजेपी कहेंगे। ये लफंगे लोग जो कई लोगों को उन्होंने पद में बैठाया, उससे नहीं होगा, उसको हम बीजेपी नहीं मानते। और आरएसएस भी है, आरएसएस की भी एक वजन है वहाँ, तो इसीलिए आसानी से मत कहिए बीजेपी का कोई स्वामी। कल संबित पात्रा जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अमित मालविया ने टाइमिंग को लेकर क्वेश्चन किया। अमित मालविया तो पोर्नोग्राफी में स्पेशलिस्ट है, वो यहाँ कहाँ आ गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये लोग बीजेपी नहीं है। इन्होंने इनका क्या योगदान है बताइए? उन्होंने कोई ऐसे काम किया जिससे हमारी विपक्ष के लोगों को तकलीफ मिली है या इसके कारण हम जीते हैं इलेक्शन में? तो उनको नाम ऐसे ही दें क्योंकि मोदी उनको पद में दे देते हैं तो हम मान लेंगे। हम कैसे मानेंगे? कल मोदी नहीं होगा तो ये लोग भागेंगे, पता नहीं कहाँ जाकर पाकिस्तान में छिपेंगे, पता नहीं कहाँ छिपेंगे। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब सरकार के अंदर इतना बड़ा डेवलपमेंट है, अभी पार्लियामेंट का सेशन मंडे से शुरू होने वाला है, क्या मोदी किस हद तक बचा पाएंगे अदानी को? देखिए, पार्लियामेंट में की बात मत करिए। जिन लोगों को उन्होंने चुन करके भेजा है उसमें से किसी को हिम्मत नहीं है बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। जो मिनिस्टर हैं वो सब डब्बू हैं। एक दो अच्छे लोग हैं परंतु वो उनका भी वो विवशता है, उसके लिए मैं उनको दोषी नहीं दूंगा। परंतु कुल मिलाकर के कैबिनेट हो, मिनिस्टर हो, मिनिस्टर स्टेट हो, पार्लियामेंट के मेंबर हो,
ये सारे जो बीजेपी के हैं, ये कोई किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं है, और इसीलिए इनसे कोई उम्मीद करना गलत होगा। नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे में इस पूरे प्रकरण पर क्या होगा? बीजेपी के अंदर क्या होगा? सरकार का अगला कदम क्या होगा? अब ऐसे में कायदे से तो ये होना चाहिए कि भई निर्मला सीतारमण और माधवीपुरी बुच को इस समय रिएक्ट करना चाहिए कि भई इतनी बड़ी चीज़ हो गई और कोई रिएक्शन ही नहीं है सरकार की तरफ से। वो तो पहले से उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। एक ही तरीका है कि मेरे जैसे लोग PIL डालें और मोदी को कटघरे में खड़ा करें। हमने किया था जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स थे कांग्रेस के, उनको हमने खड़ा किया था। तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं, परंतु बीजेपी की जो पदाधिकारी हैं आज किसी रूप में, कोई मिनिस्टर है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, ये सब है, इन सब के रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो इसलिए इनसे अपेक्षा मत करिए। हमारे कार्यकर्ताओं हैं, अच्छे लोग हैं, परंतु उनको कौन बल देगा इकट्ठे होने के लिए। और हम नहीं चाहते हैं कि बड़ी भीड़ हो जाए और मारपीट हो जाए। ये सारी चीज़ें हमारी पार्टी में, हम अनुशासन के ऊपर उठते नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, संघ है, संघ को एक दायित्व है, वो हो सकता है संघ कुछ कर सकती है, हम जैसे लोग हवा बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है। परंतु बीजेपी में हलचल तो बहुत मच गई है, और इसके हमारे खिलाफ कोई आलोचना नहीं कर सकते हैं। वो किस मुंह से बात करेंगे? कोई कांग्रेस वाला हमें कह सकता है, अरे तुमने करप्शन किया, उन्होंने हमारे से 10 गुना ज्यादा करप्शन किया है, और उनका तो मैंने जेल भेजने की स्थिति में करा दिया। फिर उन्होंने बाहर आए, माफीनामा लिखकर। ऐसे लोग हैं, तो ये कौन हमारे लिए कर सकते हैं? ये हमारे बीजेपी के अंदर से हो सकती है, जब RSS स्टैंड लेगी। जो लोग हैं, जैसे राजनाथ है, या गडकरी है, या अडवाणी भी हो, या मुरली मनोहर जोशी, ऐसे लोग जो पहले हम शुरू से जनसंघ बनाने में से हमने पसीना निकाली है, वो लोग इकट्ठे होंगे तो लोग भी विश्वास करेंगे और फिर इनको जगह दिखा सकते हैं। नहीं, लेकिन सर अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग तो अब इकट्ठा होने का संभावना कमी आपको लग रही है, क्योंकि जब उनको बिल्कुल मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये वो तो मोदी ने डाला है ना, तो हाँ। और कोई नहीं उनके सपोर्ट में आए। जिस दिन इनको सपोर्ट मिल रही है दिखेगा, वो सब बाहर आ जाएंगे। नहीं, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने कहा ना कि RSS को बोलना चाहिए। अब RSS क्यों बोलेगा? RSS के भी तो इतने पदाधिकारी हैं जो कि सत्ता के भोगी हैं और जिन्होंने सत्ता का सुख उठाया, आज वो क्यों बोलेंगे अदानी के खिलाफ? बहुत सारे ये आपकी जो आपने जो कहा वो सही नहीं है, क्योंकि RSS की शुरू से जब उन्होंने जनसंघ बनाई, उस एक ही कारण से बनाई कि कोई ऐसे लोग हों पार्लियामेंट में जो हमारे लिए बोल सकते हैं। क्योंकि रोज जवाहरलाल नेहरू गंदी गंदी बातें कह रहा था RSS के, कि वो उन्होंने महात्मा गांधी को मार दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो सारे झूठे थे, और इसको कोई बोलने वाला नहीं थे पार्लियामेंट में। तो इसीलिए इन्होंने पार्लियामेंट के लिए एक बॉडी क्रिएट की थी और कहा कि हम मैदान में आपको मदद करेंगे, जैसे अभी महाराष्ट्र में मैदान में मदद कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा RSS को कहना, वो तो मैं कहूँगा कि विशाल हृदय के कारण हो रहा है, परंतु उनमें कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है कि वो आए और इसमें खड़े हो। मैं कहता हूँ बीजेपी में लोगों को खड़ा करने के लिए हवा बनानी चाहिए, और बन सकती है। क्योंकि हमारे देश में लोग इमरजेंसी में भी कहते थे पब्लिक तो कभी उठेगी नहीं, सब उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, ये है वो। परंतु जब इलेक्शन आया, इंदिरा गांधी खुद हार गई। तो मैं मैं आशावादी हूँ, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के अच्छे लोग खड़े हो जाएंगे और इन लोगों को जगह दिखा देंगे। डॉक्टर स्वामी, जो जिस तरीके से बैंक्स, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब अदानी से जुड़े हुए हैं, अगर अदानी को किस तरह से जेल होती है या फिर उनका भविष्य अगर अधर में लटकता है, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मोदी और अदानी ने हर चीज को, पूरी देश की अर्थव्यवस्था को अपने आप से ही जोड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर अदानी का भविष्य अगर उनका जेल में है,
तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? हमारे पोर्ट्स, हमारे एयरपोर्ट्स, सब सारी जो अर्थव्यवस्था है वो तो अदानी से ही जुड़ी हुई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अदानी उस पर निर्भर है, और वो चले जाएंगे तो कई लोग जो आज जिनको डरा करके कोने में बिठाया वो आएंगे, उनको उनको पद देंगे। ये हमारे देश में कई बार ऐसा हुआ है। इंदिरा गांधी के काल में लोग कहते थे सब दब गए और चुनाव होगी तो क्या, अब इंदिरा गांधी तो स्वीप कर जाएगी, परंतु जब उन्होंने इलेक्शन कराया तो वही पब्लिक बाहर निकली और उसको इंदिरा गांधी को ही हरा दिया। तो हमारी संस्कृति दूसरी प्रकार से है। जब आपकी क्षमता है तो बाहर निकलेंगे, क्षमता नहीं है तो चुप बैठेंगे और एक स्थिति को के लिए इंतजार करेंगे। जैसा हम वैसे ही हमारे देश में करेंगे। 4-5 लोग और खड़े हो जाए, सिर्फ मैं तो अभी अकेला खड़ा हूँ, 4-5 लोग और खड़े हो जाए, मैं कहता हूँ कि पब्लिक भी साथ पब्लिक मैदान में आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर स्वामी, आई एम श्योर ये पिछले 2 दिनों में हमने बीजेपी की तरफ से एक आध जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अलावा बीजेपी का कोई भी नेता इस पर बोल नहीं रहा है। आपको क्या लग रहा है कि प्लानिंग किस चीज की मोदी जी इस समय कर रहे होंगे? क्या जैसे विजय मल्ल्या को भगा दिया गया, क्या उसी तरीके से गौतम अदानी को भी भगाने की तैयारी है? आपका एक ट्वीट में नहीं देख रही नहीं, थी, आपने लिखा था नहीं कि स्विट्जरलैंड में वो घर बना रहे हैं। वो देखिए परिस्थिति भी बदल गई। उन दिनों में कोई भी गलत काम कर नहीं सकता मोदी, ऐसा इम्प्रेशन था जो पहला 5 साल था। फिर धीरे धीरे करते करते आज की परिस्थिति में कोई ऐसा नहीं समझते हैं कि ये देवता है। तो इसीलिए अडानी और ये इनको अलग करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सवाल है कि कौन सा कदम हमें उठाना चाहिए जिससे बीजेपी की भविष्य संपूर्ण रूप से नष्ट ना हो जाए। हम तो दोबारा पावर में आने चाहते हैं, हम कांग्रेस को बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस कोई धुला हुआ चीज नहीं है। कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार है वो हमारे से 10 गुना ज्यादा है। तो हमें बीजेपी को दोबारा पुनरुत्थान करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए किन लोगों को भगाना है, किन निकालना, ये करके हमें करना चाहिए। और एक नया लोकतंत्रीय हवा भी पैदा करनी चाहिए। आप खुल के बोल सकते हैं, आपको कोई निकाल नहीं सकता, आपको कोई ऊपर झूठा केस नहीं डाल सकता। ये सब कह करके हमारी पार्टी में एक एक कार्यकर्ता को खड़ा करना है। डॉक्टर स्वामी, आपने जो ट्वीट लिखा था कि भाई अदानी तो स्विट्जरलैंड में भी घर बना रहे होंगे, अभी पता नहीं कौन कौन से आइलैंड में उन्होंने घर बना लिया होगा, आपको लगता हाँ। है कि अदानी को सेफ एग्जिट मोदी जी देंगे? क्या शेयर देंगे? मोदी खुद रहेगा तब कर सकते हैं थोड़ा कुछ, तब भी मुश्किल हो जाएगा। हम PIL करेंगे, पता नहीं क्या हो जाए। PIL आप जानते हैं कि जब हमने 2G किया था, सोनिया गांधी कितनी पावरफुल थी, जो भी चाहती थी होती थी, परंतु हमने कोर्ट में कर दिया। लोग खड़े हो गए, 2 जजेस, महान जजेस दोनों खड़े हो गए और उन्होंने एक ऑर्डर दिया, उसमें सारी चीजें बदल गई। तो मैं कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान में इमरजेंसी में भी लोग कहते थे अब तो सब दब गए, किसी के पास दम नहीं है, ये, परंतु जब चुनाव हुई तो इंदिरा गांधी को ही हरा दिया। ये हमारी पब्लिक को, यानी एक संस्कृति है हमारी, लोग अपनी विवशता है घर में बच्चों को देखना, इसको देखना, उसको देखना, उसीलिए वो दबे हुए घर में बैठते हैं। बट जैसे मौका मिलेगा सब बाहर निकलेंगे। तो इसमें तो इतना रोष है, मैंने खुद अभी देखा है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी जब आग लगेगी तो पूरी मैदान यानी मैदान में पूरी जब आग हो जाएगी। नहीं, लेकिन आपको मोदी और अदानी का भविष्य सर क्या लग रहा है इस समय आपको? जेल 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 जेल, और कुछ नहीं। यानी कि मोदी और अदानी दोनों एक साथ जेल जाएंगे आप कह रहे हैं? अमित शाह भी जाएंगे। इन्होंने जो किया है उसको, यानी कोई भी आत्मसम्मान वाली पार्टी आएगी बीजेपी के अंदर से, और वो इन लोगों को तो भेज ही सकती है, उसमें क्या है। पॉसिबिलिटी है डॉक्टर स्वामी की ट्रम्प से बातचीत करके, भाई ट्रम्प के साथ मोदी जी की मित्रता है, कुछ एक दरवाजा निकल आए बाइज्जत बरी होने का? ये सब झूठ है, क्योंकि मुझे पता है कि जब ट्रम्प गिरा हुआ था, यानी आम लोगों की नजर में वो कहीं नहीं था, उसके ऊपर रोज केसेस चलते थे। तब एक दिन मोदी यूनाइटेड नेशंस जा रहा था, तो उसने US का जो प्रेसिडेंट है उसके साथ मिलकर एक मीटिंग की थी।
उस समय ट्रंप ने आवाज दी कि मेरा दोस्त मोदी आ रहा है, मैं उससे मिलने वाला हूँ। और मोदी ने बयान दिया कि मैं कतई उससे मिलने वाला नहीं हूँ। ये पता नहीं आप लोगों के अंदर कितने लोगों ने देखा, अमेरिका के पेपर में तो खुल के आया। तो वो जो चोट है उसके कारण आप देखोगे कि जो अब राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का, वो मोदी को एक इंच का काम नहीं देंगे, उनके लिए एक क्षण के लिए भी खड़े नहीं होंगे। यानी कि ट्रंप मोदी के साथ बिल्कुल अदानी के केस में नहीं खड़े होंगे। बिल्कुल नहीं। नहीं तो अब अगर ट्रंप भी नहीं बचाएंगे तो फिर मोदी और अदानी को अब बचाएगा कौन? आप बचा सकते हैं अखबार वाले झूठ बोल करके, परंतु और कोई बचा नहीं सकता। अमेरिका तो छोड़ने वाला नहीं है, उनका तो उनकी जो मंशा है वो है, एक बार वो पड़ जाते हैं पीछे तो फिर छुटते नहीं है। तो इसीलिए हमारे देश में इनका कोई अब लोकप्रियता तो लगभग समाप्त हो गई। सबको पता है कि झूठ है, पैसा बनाया, इसको दिया उसको दिया, सिनेमा एक्ट्रेसेस को साथ रखा, ये सारी चीजें से जो नैतिकता थी वो सब समाप्त हो गई। और इसीलिए लोग भी बाहर निकलेंगे हम कि हाँ इसको बंद करो, तो सारे लोग हमें साथ देंगे। लेकिन जब सर हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तो उस समय जब अदानी के ऊपर जब अटैक्स हुए तो उस समय उसको राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा गया कि देखिए नेशनलिज्म है और इस तरीके से अदानी जी के ऊपर अटैक हो रहा है। अब आज लोग क्या कहेंगे, क्या वाकई में क्या ये बहुत ही जिसे कहें कि बहुत ही अनपेट्रियोटिक मूव है? क्या एक तरीके से राष्ट्रद्रोह का मामला मोदी और अदानी के साथ नहीं लगेगा अगर इस तरीके की चीजें सामने आ रही है तो? क्योंकि आपका अभी लग गया है कि ये जो सुनकर कि हम नहीं सोचते थे कि ऐसा करेंगे, अमेरिका में बैठ करके 2550 मिलियन डॉलर्स बांटेंगे, ये सारी चीजें नहीं सोचते थे। और अब वो अडानी ने किया, मोदी को क्या क्यों कैसे जोड़ रहे? अरे ये तो रातों दिन साथ होते थे। तो जो भी अडानी की आई है सारी 100% मोदी की कहने पर आई है। तो इसमें आज पब्लिक में कोई संदेह नहीं है, तो उसमें कोई दुख किसी की होने वाली नहीं है। वो तो यही सोचेंगे कि भाई ये लोगों को निश्चित कुछ देना चाहिए, कौन करेगा, इसी में लोग बहस करेंगे और कैसा होगा। और सडनली भी हो सकता है। इंदिरा गांधी के बारे भी आप जरा सोचिए, इंदिरा गांधी के बारे कोई आवाज नहीं उठा सकता था, पर पब्लिक को उठे और दुबला पतला जयप्रकाश नारायण आया, उसने हवा ही बदल दी। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी आपको क्या लगता है कि क्या मोदी और अदानी ने दोनों ने आज एक तरीके से देश के साथ गद्दारी की है? देखिए, अडानी ने तो किया है, उन्होंने जाने हुए और उसकी जो पकड़ने के लिए अपनी चीज अपने हाथ में रखने की जो ईर्ष्या है, तो उसकी जो वो चाहते हैं, उस कारण से हमारे देश के नुकसान है। जहां तक मोदी है, मोदी को पता था ये सब हो रहा है और उन्होंने किसी को नहीं कहा कि इसको रोको, इसको कहो कि ऐसा करेंगे तो इसको भी बंद कर देंगे। ये पहले होता था, मोरारजी देसाई करते थे, नरसिम्हा राव ने किया, कई लोगों ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, परंतु बाकी प्रधानमंत्री ने और थोड़े दिन थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी किया था। तो मैं ये कहता हूं कि वो वापस लाने के लिए हम लोगों को प्रयास करनी चाहिए और जात पात ये सब भूल जाना चाहिए। अब तो अस्तित्व का सवाल है, अभी सिर्फ यह कौन ईमानदारी से इस देश को शुद्ध कर सकता है। नहीं, लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब क्या होगा? मोदी और अदानी ने देश का किया सर। नहीं भाई, अब क्या होगा? लोग कहेंगे कि ये झूठा है, इसने कहा था और उसके बिल्कुल उल्टा किया, तो उससे तो और भी अच्छा होता है ना, फिर हम बाकी लोगों के लिए आसान हो जाता है। ये संस्कृति देखिए, हमारी देश इतने सालों से बाहर से आए, दमन हुआ, ये हुआ, फिर भी हम बच गए। ये क्या हुआ? मैं इतना दबाया, इतना मारा, इतना काटा, इतना हत्या की, सारी चीजें होने के बाद अंग्रेज आया, उसने भी किया, फिर तुम्हारे दिमाग को ब्रेन वॉश किया, सब कुछ किया,
फिर भी हम ऊपर उठ के आए। ये विश्वास होना चाहिए कि इस देश की मिट्टी में कुछ भगवान की देन है, जिस नहीं, कारण लेकिन से उड़ जाते हैं। डॉक्टर स्वामी एक जो बहुत गंभीर सवाल है, आपने कहा कि भाई अदानी को अब कोई नहीं बचा सकता, जेल तो वो जाएंगी। तो अगर हाँ, अदानी जेल जाते हैं तो क्या मोदी का भी जेल जाना तय है? नेचुरली वो पूछा जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि जो मटेरियल्स आए हैं उसके अनुसार वो जाएंगे। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है। बाकी लोगों को संदेह हो सकती है, क्योंकि अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है, परंतु सब जानते हैं कितने मिलते थे, कितने दिन कई चीजों पर इनकी दस्तखत से हो जाता था। उनको बम्बई की जो एयरपोर्ट एयरप्लेन की जो जगह है, जो एरोड्रोम कहते हैं, उसको वो जिसने बनाया था उसने कहा मैं नहीं दूंगा, तो डंडा आई दिल्ली से और उसको देना पड़ा। और जो अडानी चाहते थे उसको मिल गई। तो ऐसी चीजें बहुत हैं और ये सारी चीजें बाहर आएगी। अभी तो आपके अखबार वालों को डर है कि भाई हमारे अखबार को ही बंद कर देंगे, फिर हमारे खाने पीने कहाँ से होगा। तो अखबार में तो एक लाइन नहीं आती है। आप जैसे लोग जो दिखाते हैं उस कारण से थोड़ा कुछ देश में फैल रहा है, लोगों को पता लग रहा है, परंतु आपको भी एक सीमा है, क्योंकि आपके मीटिंग में आकर जो बोलते हैं उनको भी थोड़ा एक साहस होनी चाहिए ना बोलने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये सदा के लिए ये हमारे देश में एक कमी है कि हम नेगेटिवली देखते हैं। हमें पॉजिटिवली देखना है कि भाई हमें ये करना है। अब कहाँ से होगा, कब होगा, कितना बड़ा है, ये सब आस्ते आस्ते हम उसको बदलते जाएंगे। तो ऐसे एक होप होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन इतनी नेगेटिविटी के बीच में आपको पॉजिटिविटी कैसे दिख रही है डॉक्टर स्वामी, जब हर तरफ से मोदी जी ने और अदानी ने देश का बंटाधार कर दिया है? तो इस समय पॉजिटिव रे ऑफ होप आपको कहां से दिख रही है? आप इमरजेंसी में पैदा हुए थे कि नहीं मैं नहीं जानता, पर जो इमरजेंसी की स्मरण कर सकते हैं वो जानते हैं कि कितने गिरे हुए थे हम। कितने गिरे हुए थे। कोई बोलने जयप्रकाश नारायण को उन्होंने डुबा दिया था, परंतु जब मौका मिला इंदिरा गांधी को ऐसा लपेटा कि वो खत्म ही हो गई थी। उसके बाद वो कभी नहीं लोकतंत्र के नष्ट करने के तो लिए। मोदी जी और अदानी को कौन लपेटेगा? आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है? पब्लिक पार्टी के करेगी अंदर भाई, तुम्हें पब्लिक करेगी, तुम अपना काम करो, पब्लिक आ जाएगी। पब्लिक ऐसे ही आपको छोड़ेगी नहीं। हाँ, मैं इतना आलोचना करता हूँ पार्टी का। जहां भी जाता हूँ पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं और मुझे वहाँ कम से कम चाय तो पिला देते हैं। हाँ, मीटिंग में आते हैं। मैं ये परसों था इलाहाबाद में, उसके पहले मैं था बम्बई में। पब्लिक आई बड़ी आ रही है, किसी को डर नहीं है, लेकिन वो उनसे करवाया जाए वो उसके लिए वो अभी इनका मन नहीं बना। यदि मैं कहूँगा चलो सड़क में और मोदी के घर जाएंगे, ऐसा कुछ कहूँगा तो कोई आएगा नहीं। वो उसके लेकिन लिए आपको क्या स्थिति नहीं लगता है। है कि अब जैसे कि अब मोदी के इस्तीफे की डिमांड शुरू होगी, पार्लियामेंट सेशन मंडे से शुरू हो रहा है, आपको क्या लगता है कि मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे में? वो दे देना चाहिए तो मुझे कोई संदेह नहीं है। यानी कोई एक आत्मसम्मान है किसी को तो दे देगा। और उसके बाद ये सारे चमचे लोग कहेंगे नहीं 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 हम मर जाएंगे, हमें आपको वापस ले लेना चाहिए, और वापस ले लें तो और भी बुरा होगा। बट मैं ये कहता हूँ कि जो अपोजिशन है वो किस मुंह से बोल सकते हैं। सब ये ऊपर केसेस चल रहे हैं। मैं खुद 7-8 केसेस चला रहा हूँ। तो ये हमारी पार्टी के अंदर से आनी चाहिए, और उसमें आरएसएस के लोग भी हैं, उसमें नहीं, तो आप ये कह रहे हैं, अलाउ मी टू इंटरप्ट यू, आपने ये कहा कि आरएसएस को अब मोदी जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। नेचुरली वो तो उनका ही आदमी है, वो तो प्रचारक था, और प्रचारक के यानी मिट नहीं जाती। और आरएसएस को पूरा अधिकार है उसको कहने के लिए कि तुम प्रचारक हो, हट जाओ, नहीं तो हम और कोई इंतजाम करेंगे। लेकिन आपको ऐसा होता हुआ दिख रहा है? आपको लगता है कि आरएसएस हुआ उनका है, कितने लोगों का हुआ है।
मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कितने लोगों को उन्होंने कहा बैठ जाओ, मैंने नाम नहीं लूंगा, उनको अपना नहीं अनुभव होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आरएसएस की उतनी पावर है, जो आरएसएस से आए, मैं तो आरएसएस से नहीं आया, परंतु आरएसएस के जो सिद्धांत है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, तो इसलिए हम उनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जो आरएसएस से आए हैं, प्रचारक रहे हैं, उनके खाना पीना लिया है, जिनके मोदी के पास तो पैसा चार आना नहीं था, और आरएसएस ने उनको दिया, खाने दिया, पढ़ाई किया, उनको एक पद दिया, उनको देश में जगह जगह में उनको घुमाया, ये सब आरएसएस ने की है। तो आरएसएस को तो नेचुरली ये फीलिंग होगी वही हमारे आदमी हमारे सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत जा रहा है, तो कुछ करेगी जरूर। उस समय मोदी नहीं खड़ा हो सकता है। नहीं, लेकिन इस अदानी के इंडाइटमेंट के ऊपर अगर मैं आज डॉक्टर स्वामी से कहूं कि डॉक्टर स्वामी की क्या डिमांड है मोदी जी के सामने, या आप क्या चाहेंगे कि मोदी जी इस समय क्या करें, सो व्हाट विल बी दैट वन देखिए, डिमांड? मुझे मोदी से बोलना कोई फायदा नहीं है। वो पहले तो हमसे चिढ़ते हैं नेचुरली, क्योंकि मैंने किसी बात पर उनकी मानी नहीं, सब गलत थे तो इसीलिए माना नहीं, तो वो अलग बात है। परंतु मैं जरूर कोर्ट में जा सकता हूँ। जिस दिन मुझे सारी कागज मिल जाएगी, मैं यहीं इंडिया में जो भारत के आधार पर, भारत के संविधान के अनुसार PIL डाल देंगे। नहीं, लेकिन जो यूएस की इंडाइटमेंट रिपोर्ट है 54 पेजेस की, वो तो सबके सामने है, वो वो तो नहीं अप्लाई करेंगे तुरंत, उसके लिए एक हवा बनानी पड़ेगी कि जो यूएस ने जो का नुकसान हुआ वो हमें भी नुकसान हुआ, और हमारी नुकसान क्या है ये बतानी पड़ेगी। सिर्फ ये कहें कि हमारी अपमान हो गई विदेशों में, उससे कोर्ट को कोई सिद्धांत है, कोई ऐसा धारा नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें हम कह सकते हैं इस कारण से हम केस डाल रहे हैं। तो जब देश का नुकसान होना का हम प्रूव कर देंगे तब हम केस डाल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्वामी, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कि हमेशा शुरू से 2014 से ये कहते रहे कि भाई मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब यहाँ पर ना खाने दूंगा वाली बात पे आ रही हूँ। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ कि मोदी जी पैसे खा रहे हैं, लेकिन जिसको जिसको उन्होंने, खासकर अदानी को उन्होंने इतने पैसे खाने दिए, जहां पर अब ये यूएस इंडाइटमेंट रिपोर्ट बताता है कि 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत सिर्फ सामने आई है। तो ऐसे में मोदी जी को क्या कहेंगे? क्या मोदी जी रिश्वतखोर नहीं है? अगर अदानी ने रिश्वत उठाई है, रिश्वतखोर है, तो क्या मोदी भी सबसे बड़े रिश्वतखोर है अदानी के साथ? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी कहा मैं गरीबी हटाऊंगी, उल्टा हुआ और खुद खूब पैसा लूटा। फिर राजीव गांधी वैसे तो इन नेहरू परिवार में सबसे अच्छे निकले, परंतु उन्होंने गलती कर दी, वो जो बंदूक का बफोर्स में, उस बफोर्स में उन्होंने अपने बीबी के दबाव में उसने उसको खरीद लिया, और उसमें रिश्वत आ गई जो बीबी ने ले ली, तो सारा उनके ऊपर पड़ा और नष्ट हो गए। और जितने शुद्ध अपने को दिखे, पब्लिक को आप दिखाओगे, और जितना आपका यानी एक कोई गलती हुई है, तो पब्लिक जो है वो उसको डबल ज्यादा मानती है। ये बहुत बड़ा धोखा, छोटा सा गलती भी मोदी जी तो अपने आप को बहुत शुद्ध नेता मानते हैं, भाई मैं तो बहुत शुद्ध हूँ। वही तो अब लोग कहेंगे ये झूठा निकला, और पब्लिक की जो रोष है वो आज अनुभव करेगा। कि डॉक्टर स्वामी, आपको क्या लगता है कि मोदी जी की और अदानी की, दोनों की छवि पर इस पूरे प्रकरण से क्या फर्क पड़ रहा है? जो यूएस की इंडाइटमेंट रिपोर्ट है उसने मोदी और अदानी को क्या कर दिया है, और बिल्कुल बेनकाब करके तो रखा ही है, लेकिन आपके हिसाब से आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से इनकी चरित्र के और उसकी इमेज की ये बात करने का कोई फायदा नहीं है, ना उनको उसमें कोई फर्क पड़ेगा है कि नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि कितना मिला इसमें, तो वो तो छोड़ दीजिए। और मोदी के बिना वो नहीं कर सकते थे। तो मैं तो समझता हूँ कि पब्लिक मुझसे पूछेगी तो मैं कहता हूँ कि पहले मोदी का जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा दीजिए। कुछ है नहीं तो फिर कहिए कि कुछ है ही नहीं। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर स्वामी कि पहले मोदी को सजा दो और फिर अदानी को?
नहीं, वो अडानी तो वैसे भी मिल रहा है उसको अमेरिका में। सवाल है कि अपने प्रधानमंत्री को क्या करना है, जिसको जिसको बचाना था देश को, वो उल्टा किया उसने। और यहाँ सफाई दे कि मैंने नहीं किया, मैं तो सिर्फ उसको दोस्त मानता था, पर उससे ज्यादा नहीं, मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता था ये हो रहा वो हो रहा। अरे कितने ऑफिसर से पैसा ली गई, ये तो अमेरिका का इसमें आ गया, चार्जशीट में आ गया। तो जब हमारी सरकारी नौकर पैसा दे रहे हैं अपने के लिए कुछ लेने के लिए, और वो भी इनसे, तो मैं कहता हूं कि इसमें अब छिपाने की कौन सी बात है। अब तो सिर्फ है सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, इसी की बात है। लेकिन आपने ये कहा कि मोदी के बिना साइन किए या मोदी की बिना मर्जी के अदानी कभी भी इतने बड़े रिश्वतखोरी में नहीं फंस सकते थे। तो अगर आज अदानी अगर यूएस में फंसते हैं, अगर अमेरिका में आज अदानी फंसते हैं, तो फिर क्या अमेरिका के दरवाजे पर ही मोदी जी का भविष्य भी वहां पर जाकर अमेरिका के दरवाजे पर तय होगा? नहीं, जब तक मोदी प्राइम मिनिस्टर है तब तक अमेरिका उसको छुएगा नहीं, वो उनका नियम है। जिस दिन वो प्रधानमंत्री पद से चले जाएगा, फिर तो सारा चीज उनके ऊपर लगा करके उनको जो बेइज्जती करनी बेइज्जती करेंगे। तो आज की परिस्थिति में मोदी के बारे अखबारों में आएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स में आएगा, टाइम्स में आएगा, ये सारी चीजों की प्रचार चलते रहेगी। उससे हमारे देश में सब लोगों को दुख होगा, और यहाँ कुछ कार्रवाई होने की बात शुरू हो सकती है। पीआईएल लगे और मोदी को पकड़े, उसके लिए आज परिस्थिति आई नहीं, क्योंकि जो दस्तावेज आवश्यक है कोर्ट के लिए, और कोर्ट भी बड़ी सावधानी से आपकी बात को मानेगी। परंतु पहले भी कोर्ट ने सावधानी से बात मानी, और कितने लोगों को जेल जाना पड़ा उसमें, और कौन थे, मैं और प्रशांत भूषण थे, ये दो लोग थे जिन्होंने मोदी किया। के खिलाफ अदानी के इस प्रकरण को लेकर क्या आप मोदी के खिलाफ मुकदमा करेंगे? अभी तो मेरे पास डेटा नहीं है ना, डेटा आ जाएगा तो मैं कर दूंगा, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है कि वो मेरा पार्टी का है। मैं तो इसमें पार्टी वार्टी नहीं देखता, भ्रष्टाचार के मामले में देश का सवाल है, तो मुझे मिल जाए और वो ये दिखाई पड़े कि उन्होंने जो भारत की नुकसान पहुंचाई है वो दिख जाएगी, तो मैं केस डाल दूंगा। आपके पास कुछ मिले तो मेरे पास भेज दीजिए। डॉक्टर स्वामी, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब समय आ गया है कि आरएसएस मोदी से इस्तीफा मांगे। मैं चाहती हूं कि एक बार अगर आप फिर से इस चीज को दोहराएंगे अपने जवाब को, ताकि लोग पिन पॉइंटेडली समझें कि डॉक्टर स्वामी ने क्या कहा है। जी। नहीं, मेरा तो कोई अधिकार नहीं है आरएसएस को कहने के लिए तो आप ऐसा करिए। ये सब मोदी अन्य लोग सब उनके बच्चे हैं। उन्होंने जब वो बालक थे उससे उठाया, उनको खिलाया, उनको स्कूल भेजा, उनको कॉलेज भेजा, उनको एक शाखा में से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। ये तो इसीलिए इनको, मोदी को यानी वो कृतज्ञ होनी चाहिए इसके लिए। परंतु इन्होंने धोखा दिया, इसके लिए आरएसएस को फैसला करनी चाहिए। उनके नियम के है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है उनकी, उसमें है कि क्या करना चाहिए, और उन्होंने किया भी है। कई लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाला है, और दूसरे लोगों को उनकी जगह मिलाई है। तो ये आरएसएस को मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत सूझबूझ के लोग हैं। परंतु ये याद रखिए, आरएसएस ने बीजेपी जनसंघ को बनाई एक ही कारण से, कि हमारे लिए कोई पार्लियामेंट में बोले, क्योंकि इतनी गंदी बातें जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस के बारे कही और उसका कोई जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में कोई था नहीं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम हम चंद 5-6 लोगों को हम पार्लियामेंट भेजें और वो खड़े होकर के हमें सपोर्ट करें। इसीलिए उन्होंने ये काम भी शुरू किया कि सिर्फ आरएसएस की जो प्रक्रिया, आरएसएस के काम के अतिरिक्त
उन्होंने कहा कि हमारे में से कई लोगों को चुनकर हम पार्लियामेंट भेजेंगे और वो हमें हमारी रक्षा करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। अब वो बड़ा होते ही गया और सरकारी बन गई हमारी। तो इनके लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी चीज़ है कि आरएसएस का नुकसान होगा इससे, तो निश्चित तौर पर वो कुछ कार्रवाई करेंगे और मैं जानता हूँ कि इस पर इनके लिए आरएसएस कुछ करेगी नहीं तो जरूर बड़ा नुकसान होगा और आरएसएस कदम जरूर उठाएगी। मेरे ज्ञान पर मैंने सीधी किसी से बात नहीं की आरएसएस में, परंतु जो मैंने सुना है उसके अनुसार आरएसएस ने 2 महीने पहले ही कह दिया है इनको मोदी को कि अब आप रिटायर करिए, क्योंकि अडवाणी को हमने छुट्टी किया, मुरली मनोहर जोशी की छुट्टी की, तो तुम्हारा भी अब बारी आ गई और 75 साल में आ गए। तो अब 75 साल होने के कारण और आरएसएस के प्रचारक रहने के कारण आपको अब आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि भाई मोदी 75वें साल में है और अब एक ऐसा प्रकरण अदानी का सामने आ गया है जहां पर पूरे विश्व के सामने भारत का अपमान हो रहा है, भारत की हंसी हो रही है, भारत की लोग आलोचना कर रहे हैं कि भाई भारत के जो सिस्टम्स हैं उसको कितना 2 व्यक्तियों ने खराब कर दिया है, मोदी और अदानी ने मिलकर। तो क्या अब आरएसएस के पास ये राइट अपॉर्चुनिटी है कि मोदी से कहे कि यू प्लीज स्टेप डाउन, आप अपने सत्ता से कुर्सी छोड़ दीजिए पीएम की? मैं कोई होता नहीं उनको सलाह देने के लिए, वो बहुत सूझबूझ के हैं, वो संगठन में विचार विमर्श तो रोज होता है। आपका क्या मानना है डॉक्टर स्वामी, that this is the right time for Modi to step down? मैं तो जानता हूँ मुझे क्या करना है, मैं तो जैसे मसाला मिलेगी मैं यूपीआई कर दूंगा, वो मेरा दायित्व है, मैं कर दूंगा। अब आरएसएस का दायित्व क्या है ये, इसमें मैं क्यों पढ़ूं? अब उन्होंने उनको लाया, उनको बड़ा किया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। हाँ, यही बात जरूर कही है सही है कि मैं भी उसमें था जिसने आरएसएस को कहा नहीं इसको बनाना चाहिए, बाकी कोई नहीं है, सब सोनिया गांधी इधर उधर हमारी सत्यानाश कर रही है। तो ये उस समय मैंने भी कहा था कि इसको बनाओ, परंतु ये बिल्कुल गिरगिट निकला जो था उस समय, और आज जो हमने देखा प्रधानमंत्री बनने के बाद बिल्कुल गिरगिट जैसा हो गया है। चलिए देखेंगे अब इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वामी फॉर स्पीकिंग टू पब्लिक इंडिया। थैंक यू सो मच।